नमस्ते। हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स। आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान की और इंडिया की बहुत फेमस जर्नलिस्ट कह लें। शी हैज़ हर ओन सटायर शो भेजा फ्राई, जो मुझे काफ़ी पसंद है और मैं काफ़ी दिनों से सुनता रहा हूँ। तो आप सभी जानते हैं, किसी भी परिचय का कोई इनको आवश्यकता है नहीं। आरजू जी, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग माय शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर कि आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपके चैनल पर। थैंक यू सो मच। तो आज कुछ विषय है मेरे दिमाग पे जिन पे आपसे हल्की फुल्की चर्चा होगी, और वो जो मेन है उसमें ये फ्रैंकफर्ट में अभी कुछ वैंडलिज्म हुआ आपके एम्बेसी में, अरे या काउंसुलेट में, जर्मनी में। तो आप क्या देखती हैं कि इससे पहले हम देखते थे कि इंडियन जो कॉन्सुलेट हुआ करते थे यूके में या अमेरिका में, उसमें जो खालिस्तानी होते थे वो जाकर के वैंडलिज्म किया करते थे। पर अब तो आपके यहाँ भी ये होने लगा है। तो क्या देख रही हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान या इंडिया या तालिबान बहुत क्लोज आ गए क्या? क्योंकि जिन्होंने ये वैंडलिज्म किया वो सारे अफगानी ही थे। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं इस तरह की चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, चाहे वो इंडिया के लिए खिलाफ हो रहा हो या पाकिस्तान या किसी भी कंट्री के अगेंस्ट हुआ हो। क्योंकि जो फ्लैग होता है किसी भी कंट्री का, मेरे ख्याल है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो एक अलग चीज है कि आपको उस कंट्री के जो लीडर्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं या जो गवर्नमेंट है उससे कोई प्रॉब्लम है। ऐसा हो सकता है कि उस गवर्नमेंट से प्रॉब्लम हो, पॉलिसी से आपको जो है प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फ्लैग को डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से ना तो फाड़ना चाहिए, ना जलाना चाहिए, ना इस तरह से जो है वो बिल्डिंग के ऊपर जाकर और हटाना चाहिए। मैं तो इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, चाहे ये अफगानिस्तान के लोग करें, चाहे पाकिस्तान के लोग करें, चाहे खालिस्तान वाले जो सपोर्टर्स हैं वो करें। मैंने हमेशा इस चीज को जो है वो यही कहा है कि ये गलत हुआ है। अब अफगानिस्तान पे जो है, जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है प्रोटेस्ट किया है, उनको कहा है, उनको लेटर शेटर भी लिखा है। लेकिन साथ साथ जर्मनी वालों को भी सोचना चाहिए कि उनकी कंट्री में वो कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान या ऐसी कंट्री तो है नहीं कि जहां पर लोग कुछ भी करते फिरते हैं। लेकिन मुझे हैरत है कि यूरोपियन कंट्रीज में इसका मतलब है कि जो स्टाफ अंदर बैठा हुआ है वो भी सिक्योर नहीं है। अगर ये लोग ऐसे बिल्डिंग पे चढ़कर और फ्लैग को हटा सकते हैं, तो ये बिल्डिंग के अंदर जाके जो कॉन्सुलेट के लोग हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है कोई पॉलिसी से। आजकल वैसे भी आपको पता है कि अफगानिस्तान और खास तौर पे टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है, ऑपरेशन करने की भी बार बार बात की जा रही है, उससे भी सारे वो खुश नहीं होंगे। लेकिन फिर भी ऐसे नहीं होना चाहिए था। मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती इस चीज को। तो आपको क्या कुछ इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी लग रही है, या आपको लग रहा है कि तालिबान अब भारत के इशारे पे काम करवा रहा है? वैसे भी अननोन गनमैन वाली बातें चल रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक समय तो तालिबान के आने की बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी पाकिस्तान में, अब लगता है दाव उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है कुछ आपको, आरजू जी? तो दाव उल्टा पड़ता हुआ ही दिख रहा है। नहीं, हिंदुस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसमें हिंदुस्तान ने कुछ किया है या हिंदुस्तान ने कुछ कहा है तालिबान को करने के लिए, टीटीपी को करने के लिए। ऐसा हमारे यहाँ बात भी नहीं की जा रही। जैसे कहते हैं ना कि टीवी चैनल्स पे या कहीं पे हमने ऐसा सुना नहीं कि कोई ये कह रहा हो। हाँ, ये जरूर है कि तालिबान को कहा जा रहा है कि वो कंट्रोल नहीं कर रहे, टीटीपी को कहा जा रहा है कि जी वो गलत कर रहे हैं। और ये जो ऑपरेशन की बात की गई है ना, अज़्म इस्तेहकाम, मुझे लग रहा है उसकी वजह से जो है वो टेंशन ज्यादा बढ़ गई है। और अब यूरोप में जितने भी ये लोग रहते हैं, ये आपस में भी यकीनन इनकी टेंशन जो है वो ज्यादा होती चली जा रही है। अदरवाइज अभी तक किसी एक जगह भी मैंने ये नहीं सुना कि किसी ने भारत का नाम लिया हो या किसी ने ये कहा कि भारत करवा रहा है। हो सकता है किसी एक आध ने कहा हो, लेकिन मैंने नहीं सुना। हो सकता है नीचे कमेंट में शुरू हो जाएंगे लोग, ये कह रहा था, वो कह रहा था, वो कह रहा था। तो इसलिए मैंने कहा पहले ही कह दूं कि मैंने नहीं सुना कि किसी ने कहा। मगर ये जरूर है कि क्योंकि काफी टाइम से टेंशन तो चल रही है। आपको मालूम है कि हमारी तरफ भी जानों का नुकसान हो रहा है और टीटीपी की तरफ भी हो रहा है और कंट्रोल में भी नहीं आ रहे। और अब इन्होंने, यानी कि हमारे जो एजेंसीज और आर्मी है, उसने ऑपरेशन का कहा है तो और अच्छा, ये ऑपरेशन भी अजीब है। मतलब ऑपरेशन नॉर्मली जब इस तरह की एजेंसीज करती है तो पता नहीं लगने देती, ताकि जिसके ऊपर जैसे टारगेट किया जा रहा है
उसको जाके पकड़ा जा सके, मारा जा सके या रोका जा सके, ये पहले से ऐलान करके, ताकि जिसने जिधर छुपना है वो छुप जाए, जिसने जहां भागने भाग जाए, या अगर किसी ने कोई तैयारी करनी है उस ऑपरेशन के अगेंस्ट तो वो कर सके। अदरवाइज तो ये ऑपरेशन बहुत खामोशी से होने चाहिए मेरे ख्याल है। इसको तो होने के बाद अगर आप सक्सेसफुल, यानी जो भी कर रहे हो सक्सेसफुल हो जाए तभी बताना चाहिए। ये पहले से बताने का क्या मतलब है? तो कहीं ना कहीं मुझे तो गड़बड़ लगती है। अच्छा, खैर मैं भी आपसे सहमत हूं कि नहीं करना चाहिए, मगर यही है कि कई बार ना कर्मा कैचेज आप, तो ये भी मैं कह सकता हूँ। सर तो पता नहीं अब कर्मा, जो हमारे साथ जिन्होंने बुरा किया उनको तो सालों को अभी तक दो जूते नहीं पड़े। हम रोज इंतजार करते हैं कि कर्मा, मैं रोज पोस्ट भी लगाती हूँ ट्विटर पर, कर्मा नहीं, कर्मा अगर कर्मा। लेकिन अगर अभी तक आपको जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया, बहुत से लोग उनको जानते हैं जिन्होंने हमारे साथ, उनको तो अभी तक कुछ भी, तो मजे कर रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं। अगर आपको दिख नहीं रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि जूते पड़ नहीं रहे। समझ रही है ना? कई चीजें लोग बताते नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है, जैसे मैं बताऊं, मेरे पास एक केस आया था कुछ दिन पहले, 6 महीने पहले की बात है, मेरे एक फ्रेंड का था। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, और एक दिन पहले मैंने फेसबुक पे देखना कि दोनों वेकेशन पे गए, बहुत अच्छा, वी हैव फन, माय लव माय डार्लिंग। उसके बाद अगले दिन मुझे फोन करके मेरी वो जो फ्रेंड थी वो बोल रही थी, आई वांट डिवोर्स अभिषेक एट एनी कॉस्ट। तो जो दिखता है वो सच्चाई नहीं होती है, देयर आर समथिंग मच डीपर देन व्हाट मीट्स द आईज, बट एनीवेज। बट अब आई बिलीव कर्मा, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कर्मा। और चाहे मुझे, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि वो बड़े मजे में, हालांकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, सच में बहुत बुरा। और मैंने जबकि उनके साथ अच्छा किया था, लेकिन वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं खुद के ऊपर भी अप्लाई करती हूँ कि मैं किसी के साथ क्या बिहेव कर रही हूँ, मैं किसी के साथ क्या कर रही हूँ, कि मुझे तो बड़ा डर लगता है भाई कि ये ना हो कि पलट के मेरी तरफ आ जाए। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो जिसपे कल को मेरी पकड़ हो जाए। लेकिन नहीं, लोग नहीं डरते सर, मैंने देखा लोग परवाही नहीं करते। हाँ, तो हर तरीके के लोग हैं दुनिया में, तो उसको क्या कीजिएगा, वो तो कोई, अब ऐसे भी लोग हैं जो ट्रम्प को गोली मार देते हैं। ये तो दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। अब एक बड़ी यूपी में चलती, मैं यहाँ बोल नहीं सकता। तो दुनिया में भांति भांति के लोग, तो अब उस पर क्या ही कहा जाए। अच्छा, अब अगले विषय पे चलते हैं भाई। आप तो आपका जो ये अजमी दुश्मन है भारत, वो तो लगातार राइज करते जा रहा है। अभी ऋषि सुनक साहब ने यूके पे रूल किया 1 डेढ़ साल तक। अब लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका पे भी बहुत जल्द भारतवासी जो है वो रूल करने जा रहा है, क्योंकि बाइडेन साहब स्टेप डाउन कर गए, और कमला हारिस जी जो है वो मोस्ट प्रोबेबल उनको रिप्लेस करेंगे एज अ फ्रंट लीडिंग कैंडिडेट हु विल टेक अप टू ट्रंप, और टेक ऑन टू ट्रंप। इसको कैसे देखती हैं? भारतीयों का जो राइज है अमेरिका में, उसको आप कैसे देखती हैं पॉलिटिकली? सर वैसे तो है हर जगह पर ही, जैसे अगर हम साजिद ताड़ साहब को भी सुनते हैं जो कि वहीं रहते हैं, तो वो भी अक्सर यही बताते हैं कि हर फील्ड में जो है वो भारत के लोग आगे हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो, मुझे तो ट्रम्प के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं जब से उन्होंने कान में गोली खाई है। तो उनके चांसेस तो मुझे बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और लग यही रहा है कि उनको नहीं रोक पाएगी, उनकी उनकी तरफ की जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है वो डोनाल्ड ट्रंप को रोक नहीं पाएंगे। और इस बार डोनाल्ड ट्रंप भी आते हुए दिख रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो उससे भी आपकी बहुत दोस्ती है। वो तो बहुत भारत आए भी थे, आपको याद होगा। और मोदी जी ही थे प्राइम मिनिस्टर, और बड़ा हंगामा था, और बहुत हमने भी बड़ी कवरेज देखी थी। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि अगर अगर जो बाइडेन चले गए तो उनकी जगह कोई और जो आएंगे, कमला हारिस, ऐसे नाम है ना उनका। तो हाँ जी, वो उनका नहीं लग रहा मुझे, तो डोनाल्ड ट्रंप आते हुए लग रहे हैं। और अच्छी बात है अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाए तो। लेकिन बाकी सब जगह पे तो डेफिनेटली भारतीय छाए हुए हैं, चाहे कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो या कुछ भी हो। बल्कि तारड़ साहब तो ये तक कहते हैं कि इस वक्त अमेरिका को चला ही इंडियंस रहे, क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो इतने काबिल नहीं है, अमेरिकन जो है वो इतना काम नहीं कर रहे। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये बात आपकी किसी हद तक सही है। और नहीं सर, हम जेलस वेलस नहीं होते हैं, हम कहते हैं ठीक है, अच्छे काम करें। हम लोगों को, हम लोग भी आएंगे सर कभी ना कभी। ऐसा टाइम भी आएगा जब हमारे यहाँ से भी लोग कुछ ऐसे निकलेंगे, इतने टैलेंटेड लोग हैं, मौका नहीं मिलता हमारे लोग। वरना ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई टैलेंट की कमी है, लेकिन हम उस तरह से, एक तो हमें लोग लेते नहीं है हमारी कंट्री की इकोनॉमी की वजह से, और दूसरा हमारे लोग जो है
वो शायद उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको उनकी वो जो गवर्नमेंट को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह से उनको आगे लेकर आना चाहिए हमारे लिए टैलेंटेड लोगों को, वो नहीं लाया जाता, शायद इसलिए भी पीछे रह जाते हैं। ना ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, हाँ पॉपुलेशन में हम आपसे बहुत छोटे हैं, कंट्री भी बहुत छोटी है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अगर आपके यहाँ से 100 लोग निकलते हैं तो हमारे यहाँ से भी 100 निकलेंगे, लेकिन अगर आपके यहाँ से 100 लोग टैलेंटेड निकलते हैं तो 2 हमारे यहाँ से भी होते ही होंगे। मैं बिलीव करती हूँ इस चीज पे कि यकीनन 2 से 3 लोग हमारे यहाँ से भी ऐसे यकीनन होते होंगे जो कि उस लेवल तक जा सके जहां तक भारतीय जा रहे हैं। सिर्फ प्रॉब्लम इस बात की है कि सपोर्ट नहीं मिलता। हमारे तो सर स्पोर्ट्स के लोग भी जो है उनको भी बेचारे, जो क्रिकेट को छोड़ के जो बाकी के स्पोर्ट्स हैं उनमें लोग अगर कहीं पहुंच जाते हैं, किसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, कोई मेडल अगर ले आते हैं पाकिस्तान के लिए, तो वो अपने खर्चे पे गए होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिली होती कि उनको कहीं ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए, या वो अगर जा रहे हैं तो उनको कोई खर्चा दिया जाए कि जी आप जा रहे हैं तो हम आपके लिए ये सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके लिए होटल करा रहे हैं, आपके लिए टिकट करा रहे हैं। बल्कि जब वो वापस आते हैं मेडल लेके, तो कोई एयरपोर्ट लेने भी कोई नहीं गया होता, उनके खानदान के लोग, जो फैमिली होती है वही लेने गई होती है। और क्रिकेट वालों को हमने ऐसा सर पे चढ़ाया होता है कि वो तो जी अगर चले गए हैं तो वही बहुत कमाल किया है उन्होंने, अगर वहां पे वो 2-4 मैच जीत गए तो बहुत अच्छा किया है, हार गए तो बहुत बुरा किया, और अगर कुछ जीत कर आ गए तो फिर तो समझे कि पूरा उनको जो है ना प्राइम मिनिस्टर भी बुला लेंगे, प्रेसिडेंट भी वाह वाह कर देंगे और बहुत ज्यादा ही उनकी तारीफ हो जाएगी। लेकिन बाकी स्पोर्ट्स को पाकिस्तान ने बहुत पीछे कर दिया है, चाहे वो स्क्वॉश हो और बैडमिंटन हो, हॉकी एक जमाने में बहुत पाकिस्तान का जो है वो कौमी खेल भी कहा जाता है, बहुत ज्यादा हॉकी के लोग बड़े फेमस थे, अब कहीं दिखाई नहीं देते। स्क्वॉश में पाकिस्तान ने बहुत नाम किया, जानशेर खान, जहांगीर खान, कई ऐसे नाम है जो सालों साल जो है वो टॉप पे रहे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पाकिस्तान के अपने हालात खराब होते गए, चाहे इकोनॉमी हो या कुछ भी हो, उसी तरीके से हमने बाकी चीजों को भी ट्रीट किया। और इस वक्त हाल यही है कि हम जैसे भारत के लोग आगे बढ़ते हैं तो उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, आपको हर चीज खुद नहीं करनी होती, आपकी गवर्नमेंट जो है आपको आगे लेकर जाती है, आपकी गवर्नमेंट आपको पूरी तरह से सपोर्ट करती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या चाहे आपको कहीं इंट्रोड्यूस कराना। हमारे लोग बेचारे, उनको इंट्रोड्यूस कराने वाले कोई नहीं होता, गवर्नमेंट को अपना कुछ नहीं पता होता कि वो अभी है या कल तक बैठी ही रहेगी गवर्नमेंट या चली जाएगी। हम तो रोज सुबह को टीवी सबसे पहले खोलते हैं, क्या पता चली गई। तो हमारे तो इस किस्म की गवर्नमेंट चल रही है। अभी भी कहा जा रहा है कि जैसे ही आईएमएफ का लोन मिलना शुरू हो जाएगा तो शहबाज शरीफ साहब से कह दिया बैग पैक कर लो, निकलो उधर से, और उसके बाद क्या? कौन आएगा? ये कोई भी बिल्कुल हो सकता है। ये बहुत बातें की जा रही है कि कहा गया है कि अगर ये आईएमएफ का जो लोन अभी 7 वो जो 7 बिलियन वाला है, उसके लिए दोबारा एक और प्रोग्राम में गए ना, तो अगर वो मिलना शुरू हो गया तो कहा यही जा रहा है उसके बाद हो सकता है शहबाज शरीफ साहब जो है उनको टाटा बाय बाय कर दिया जाए। आज ही हामिद मीर साहब जो काफी बड़े जर्नलिस्ट हमारे यहाँ माने जाते हैं, आपके यहाँ भी कहा जाता है जी बहुत बड़े, हम तो खैर छोटे मोटे जर्नलिस्ट है ना, किसी खत्ते में ही नहीं आते, तो वो बहुत बड़े मैं तो सिर्फ जर्नलिस्ट मोटा जर्नलिस्ट हूँ। हमारे, तो हामिद मीर साहब ने ये कहा है, उनका स्टेटमेंट आ जा रहा था कि अगर शहबाज शरीफ साहब ऐसे ही काम करते रहना जैसे वो भी कर रहे हैं तो इमरान खान आ जाएगा। मतलब ये वही हो गया, बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो वही वाली चीज चल रही है यहाँ पे कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने अपना अपने काम जो स्टैंडर्ड सही ना किया तो इमरान खान के आने के चांसेस हो जाएंगे, ये कहना है हामिद मीर साहब का। तो जाहिर है हमारे यहाँ तो ये पोजीशन होती है, इस वजह से आपको हमारे लोग बहुत आगे दिखाई नहीं देते कहीं बढ़ते हुए। अब मैं जैसे आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प सब आने वाले हैं, लेकिन जो आपको पता होगा उन्होंने एक अपना उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट जिसको डिक्लेयर किया है, जेडी वान साहब, उनकी वाइफ जो है वो भी इंडियन है। तो वाइस प्रेसिडेंट, अब आपको पता, और वो अपनी वाइफ की बड़ी क्योंकि उनकी वाइफ ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया एज एज अ कैंडिडेट, जब उनका नाम दिया गया तो उनकी वाइफ आई, उनको इंट्रोड्यूस कराया, दोनों दे फेल इन लव, और दोनों ने फिर हिंदू रीति रिवाज से और क्रिश्चियन रीति रिवाज दोनों से शादी करी, विच इज वेरी ब्यूटीफुल, और वो काफी मानते भी हैं। तो फिर इंडियन से तो पीछा नहीं छोड़ने वाला। फिर तो अब आप ये कहेंगी कि अमेरिका और आईएमएफ जो है वो इंडियन के कहने पे आपको लोन नहीं दे रहा या वो नहीं कह रहा। क्या देखती हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कंटिन्यू रहेगी? आपके अमेरिका से रिश्ते कैसे देखती हैं आप? क्योंकि आप कह रही हैं शहबाज शरीफ साहब ठीक काम नहीं करेंगे, अमेरिका से रिश्ते तो
एक बहुत बड़ा पैरामीटर है ये जज करने के लिए कि आपकी गवर्नमेंट ठीक कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि इमरान खान साहब तो यही कह के गए कि अमेरिका की मुदाखलत है, सही हकीकी आजादी वही है कि मुदाखलत ना हो। फिर कैसे देखते हैं इसको आप? सर वो तो हम अभी भी कहते हैं कि अगर आईएमएफ हमें लोन नहीं देता है या लेट देता है, डिले करके देता है, तो उसमें भारत का हाथ। भारत उनसे कहता है दे देना मगर देर में देना। हाँ दे दो, लेकिन अगर जनवरी में मांगे तो अक्टूबर में जाके दो। तो ये वाली थ्योरी तो सर आप पहले से चल रही है, तो इसलिए उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप लोग जो है अगर उनके वाइस प्रेसिडेंट जो है वैसे आ जाते हैं, जिनकी वाइफ जो है वो इंडियन है, तो उससे ही सब कुछ होगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका या जो बड़ी कंट्रीज हैं उनकी पॉलिसीज में किसी किस्म का कोई फर्क आता है या कोई कोई तरह का वो चेंज करते हैं अपनी पॉलिसीज को सिर्फ इसलिए कि वो इंडियन ओरिजिन अगर कोई आ जाए उनका। मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। ना ही मैं इसलिए नहीं कह रही कि लोग बड़ा कहते हैं कि ये इंडिया का साथ देती है। मुझे अभी एक रिसेंटली एक साहब ने मेरे चैनल पे आने से पाकिस्तान के मना कर दिया। एक बार आ चुके हैं, लेकिन दोबारा जब मैंने पूछा तो वो कहने लगे नहीं मैं नहीं आ रहा क्योंकि आप जो है वो इंडिया की साइड लेती है। तो मैंने कहा सर मैं तो एक बात कर रही हूँ, तो आप मेरे साथ डिसएग्री हो सकते हैं। एनीवे वो नहीं आया तो मैंने भी कहा सर कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं ये कह रही हूँ कि मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो इंडिया का साथ नहीं दे रही, लेकिन बात सर ये कि इंडिया भी ऐसा कोई काम मुझे नहीं लगता कि करेगा कि इंडियन जो है वो अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जा रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, सब कुछ ठीक ठाक चले, तो एक एक बहुत छोटी हरकत मैं समझूंगी अगर कोई ऐसा कहे कि भारत ऐसा कर रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि मोदी जी की गवर्नमेंट ऐसा करेगी कि जाकर आईएमएफ से या किसी से कहें कि जी पाकिस्तान को लोन मत दें या पाकिस्तान का लोन जो है वो डिले करके दे दें। अगर ऐसा होता तो सर भारत तो बहुत दिनों से स्ट्रांग जा रहा है। अमेरिका में भी बहुत लोग हैं, अभी इस वक्त भी हैं जो कि जिसे तार साहब कहते हैं कि पूरा अमेरिका चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी हमें हम 26वें प्रोग्राम में गए। अगर ऐसा होता तो आप तो हमें दूसरे तीसरे प्रोग्राम के बाद ना जाने देते, मगर ऐसा नहीं हुआ है। और इसी तरीके से चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो चाइना हो, भारत ने हमारे किसी तरफ से हमारे पैसे या हमारा फंड जो है वो नहीं रुकवाया है। तो जो लोग ये बात करते हैं कि भारत ऐसा कर देगा, उनसे मैं सिर्फ यही कहूंगी कि अगर भारत ने करना होता तो बहुत पहले कर दिया होता। उनको हमें 26 प्रोग्राम का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। अब ये और बात है कि शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि ये लास्ट प्रोग्राम है जिसमें हम जा रहे हैं। अब हो सकता है कि आईएमएफ वाले अपना ऑफिस ही बंद कर रहे हैं, हमने उनके इतने पैसे ले लिए ऑफिस बंद कर दे, निकल जाते कहीं और कुछ और बेचते, फिर नारियल पानी की दुकान लगाते। तो वो तो कुछ करते जा रहे हो, लेकिन जो जो भी ये कहता है कि भारत जो है पाकिस्तान की फंडिंग रोक देगा या आईएमएफ को मना कर देगा या वर्ल्ड बैंक को मना कर देगा, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि थोड़ा सा अपना जो है ना भेजा वह जो है वो थोड़ा इस्तेमाल कर लिया करें। और ऐसी कोई बात नहीं है। तो सर नेगेटिव हम कम सोचते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी नहीं सोचते। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भारत जो है वो हमें हमारी प्रोग्रेस को रोक रहा है, लेकिन कैसे ये मुझे पाकिस्तानी समझाने से मतलब नहीं बता पाते। ज्यादा से ज्यादा भी कश्मीर में जाके हमारी ट्रेन जो है ना वो रुक जाती है, लेकिन बाकी हमें भारत क्या रोक रहा है? क्या हमें पढ़ने से रोक रहा है? क्या हमें काम करने से रोक रहा है? क्या हमें कह रहा है कि हम ट्रेड ना करें बाकी कंट्रीज के साथ? क्या वो हमें एनर्जी सेक्टर में काम करने से रोक रहा है? कोई चीज मुझे बता दे जो भारत खुद कर रहा हो और वो के पाकिस्तान ना करे। वैसे भी ज्यादा परेशान और ज्यादा अजीब व गरीब तरीके से जो हालात होते हैं अगर किसी पड़ोसी के, तो वो हमारे हक में भी नहीं होते। तो मुझे नहीं लगता कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान की कंडीशन बहुत खराब हो जाए। हाँ वो ये चाहता होगा कि थोड़ी सी लगी रहे हल्की फुल्की, लेकिन बहुत ज्यादा भी ना हो। तो मुझे मुझे लगता है कि सर अमेरिका को लेके भी आपको थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना चाहिए। नहीं अगर वहां पे पूरी की पूरी कैबिनेट भी अगर इंडियन बैठ जाएगी ना सर, तो उन्होंने हमें कुछ नहीं करना। नहीं, मैं तो आपकी व्यू पॉइंट जानना चाह रहा था, पाकिस्तान की सोच। नहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनलिज्म से दुनिया चलती है, किसी के कहने से और शिकायत करने से इसको पैसा मत दो, ये वो पर्सनल पर्सनल राइवलरी नहीं होती है ऐसे। नहीं सर ये सब कंट्री की बात हो रही है, लेकिन अगर अगर कंट्री को छोड़ के हम ये छोटे छोटे से जो हमारे अपने कह लीजिए कि यूट्यूब चैनल्स हैं हम लोगों के, हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट हर वीक लोग जो है ना मेरे चैनल पे लोगों को आने से रोकते हैं। हर वीक। और ये वो लोग नहीं है जो कमेंट्स कर रहे होते हैं या जिनको हम जानते नहीं है। जानने वाले लोग जो खुद मेरे चैनल पर आकर बैठ चुके हैं, मेरे चैनल पे बात कर चुके हैं, वो बाकी पैनलिस्ट को बाकायदा रोकते हैं कि जी आप इनके चैनल पे ना जाएं।
तो लोग नहीं रुकते, 99% लोग नहीं रुकते, वो 1% ही होते हैं जो थोड़े रुक जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, अदरवाइज 99% लोग नहीं रुकते, क्योंकि लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, लोगों को खुद पता है उन्होंने क्या करना है। तो वही वही चीज कंट्रीज के बीच में भी होती है, हम कुछ भी कहते रहे भारत ये कर रहा है वो कर रहा है, हमें कोई नहीं सुनता। इसी तरीके से बाकी चीजें भी जो है वो बाकी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि भारत हमारे लिए इतना बुरा कर रहा है, प्लान कर रहा है बैठ के हमें तबाह कर देगा। हम खुद अपने आप को तबाह कर रहे हैं बैठे हुए। हमने यहाँ पे मदरसे बना रखे हैं, हमने यहाँ पे सारी दुनिया के टेररिस्ट जमा करके और हम उनकी यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, लेकिन ये कि भारत हमारे लिए बुरा कर रहे हैं, हम तो अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम खुद खड्डा खोदते हैं और उसके बाद खुद उसमें गिर जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि कोई और कर रहा है। ये हमारा प्रॉब्लम। अच्छा ये बताइए, भारत बांग्लादेश के लिए बुरा क्यों नहीं कर रहा? मतलब बांग्लादेश तो इकोनॉमिकली राइज कर रहा है, आप ही लोग कहती हैं, वो हर चीज के इंडेक्स में बड़े हो चुके हैं, वहां पे आतंकवाद भी नहीं है, वहां पे कुछ ऐसा वो नहीं है, भारत किसी को वो भी नहीं करवा रहा है, आतंकवादी घटना भी नहीं करवा रहा है, तो ये भारत सिर्फ पाकिस्तान में करवा रहा है, क्यों ऐसा? ये कोई एक्सप्लेन तो करे वो लोगों से। सर इसकी बहुत सी एक्सप्लेनेशन लोग देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट देते हैं। कुछ कहते हैं कि जी क्योंकि आपके वैसे ही टर्म्स अच्छे हैं बांग्लादेश से। और मैंने एक शेखर सुमन साहब बड़े अच्छे एक्टर भी हैं, बड़े अच्छे कंपेयरिंग भी करते हैं शोज की। उनका एक मूवर्स एंड शेकर्स आया करता था, तो वो मैं अभी भी यूट्यूब पर देखती हूँ। उन्होंने कहा कि जी 15% बांग्लादेश के लोग जो है ना वो भारत से नफरत करते हैं। तो किसी ने पूछा वो क्यों? उन्होंने कहा इसलिए रहे ही 15% रहे, तो बाकी जो थे वो ऑलरेडी भारत में आ चुके हैं। तो वो वाली बात है कि कुछ लोगों को तो प्रॉब्लम रहेगी, तो मेरा ख्याल है कि उस तरफ हमें इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, और ऐसे ही लोगों से थोड़ा मजा भी आता है कि चलो हर तरह के। लेकिन जाहिर है बांग्लादेश की हमेशा से टर्म्स अच्छे रहे हैं। भारत का दावा है कि उन्होंने बांग्लादेश क्रिएट किया या उन्होंने बांग्लादेश के लोगों की मदद की हमारे से अलग होने में। ये और बात है कि सारी गड़बड़ हमने कर रखी थी, चाहे आप हसन निसार साहब को सुन ले या बाकी लोगों को सुन ले, कि हम जिस तरह से बिहेव किया करते थे उस जमाने में 71 से पहले बंगालीज के साथ, तो उन्होंने अलग होना ही था। जिस तरीके से हमारी साइड के लोगों का बिहेवियर था। वैसे मुझे तो कभी ये समझ नहीं आई कि जो अंग्रेजों ने पाकिस्तान दिया, एक हिस्सा इधर दूसरा वो उस साइड पे, मतलब वो वही मुझे तो समझ में नहीं आता कितनी दूर। लेकिन खैर हमारा अपना जो बिहेवियर था बंगालीज के साथ, और फिर लास्ट जो इलेक्शंस हुए आपको पता ही है कि जो 71 के से पहले जो इलेक्शंस वगैरह थे इसमें भुट्टो साहब और कई लोगों के इश्यूज बने, तो वो हमने खुद ऐसी ऐसी हालात हमने बनाए, ऐसी सिचुएशन हमने क्रिएट की जिससे बांग्लादेश बना। ये आप लोग जो है, आप लोग वैसे ही खुश होते रहते हैं कि हमने बनवा दिया। आप लोगों ने नहीं बनवा दिया, आप वैसे ही आए और हमने पका के रखा। हमारे यहाँ कहते हैं हलवा पक्का पकाया, हमने सब कुछ बना के रखा था। बंगालीज को नहीं, इंडिया परेशान में कोई ये नहीं कहता कि हमने बांग्लादेश बनाया, कोई बहुत ये से नहीं लोग कहता। कहते हैं, मेरे शो में हमारी आकर के बहुत से लोगों ने कहा वो कि जी ठीक है, हम कुछ आए, लोग हमने क्रिकेट करवाया, हम उनकी मदद के लिए आए। लेकिन असल में तो हमने उनको परेशान किया था ना बंगालीज को। बल्कि तारिक फतेह साहब वो तो मुझे कहते थे, तारिक अंकल के जब तुम बांग्लादेश कभी जाओ तो वहां जाके माफी मांगना उन लोगों से। तो मैंने कहा मैं मांगूंगी माफी पाकिस्तान की तरफ से, जब कभी मेरा कभी इनकेस अगर मेरी लाइफ में जाना हुआ बांग्लादेश, तो डेफिनेटली मैं वहां खड़े होकर एज अ पाकिस्तानी मैं बांग्लादेश के लोगों से माफी मांगूंगी कि जो कुछ पाकिस्तान के लोगों ने उनके साथ किया वो नहीं होना चाहिए था। और जब मैं नहीं जा पाऊंगी तो जाहिर है मैं यहाँ यूट्यूब के जरिए माफी मांग सकती हूँ, लेकिन कभी अगर गई तो डेफिनेटली माफी मांगूंगी। और उसके लिए यकीनन मुझे तारिक अंकल ने कहा कि ये करना चाहिए। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि भारत ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से जो है 1971 में हमसे बांग्लादेश अलग हो गया। हमारे अपने करतूत थे सर, हम ऐसे ही। नहीं, मैं तारिक सर का बहुत सम्मान करता हूं, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं कि पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए। बांग्लादेश को पहले इंडिया से माफी मांगनी चाहिए। ये जो टू नेशन थ्योरी और भारत को तोड़ने का पूरा आइडिया आया, वो बंगाल से उठा था। जो बंगाल में सबसे पहले ये जो डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल दिया गया था, वो बंगाल में शुरू किया गया। अच्छा। तो ये तो लॉ ऑफ कर्मा था, ये तो लॉ ऑफ कर्मा था। आपने जब जिन्ना ने कहा कि डायरेक्ट एक्शन डे होगा, इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट हुआ वो बंगाल में हुआ। नोआखाली, कलकत्ता, इधर उधर इतनी ज्यादा तबाही मचाई गई जिसको आप सोच नहीं सकती थी। सुहेल वर्दी उस समय बंगाल के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे।
जो बाद में आपके, जिनको बाद में आपकी कंट्री में आने पे भी मना कर दिया था, ही वाज सपोज टू बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और समथिंग लाइक दैट। तो ये तो कर्म था जो होना ही था। खैर एनीवेज उस पर हम ज्यादा नहीं जाते हैं। जो आपने, बंगालियों ने जब ये कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते रिलीजन के नाम पे, तो फिर पंजाबियों ने कहा कि ठीक है अब तो हम सब मुसलमान है, हम तुम ये इसलिए नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ कि तुम बंगाली हो, हम पंजाबी हैं। सो इट्स पेइंग इन द सेम कॉइन। आपने रिलीजन को यूज किया साथ में ना रहने के लिए, अपनी अपनी धरती को तोड़ने के लिए, किसी और ने अपने नेशन को यूज किया। So I don't think you owe any apology to the Bengal because it was supposed to take place. और कोई इसका तरीका नहीं हो सकता था, क्योंकि जो ये तबाही मचाई गई थी वो तबाही बिना सोचे समझे और धर्मांध में आकर के मचाई गई थी। खैर एनीवेज उस पर फिर कभी बात करेंगे। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा आरजू जी कि हमारे यहाँ तो बजट आया है, 6 से 7% पे ग्रोथ हमारी दिखाया जा रहा है, जो प्री कोविड एरा के समय में आ गया है। अभी आज हम करीबन जो है $2,500 पर कैपिटा इनकम पे बैठे हुए हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम $10,000 पर कैपिटा 2047 तक हो जाएंगे, विच इज 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ। पाकिस्तान कहां देखता है अपने आप को? क्योंकि अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि इंडोनेशिया, जो कि मोस्ट पॉपुलस इस्लामिक कंट्री हुआ करती थी, या मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक तो नहीं है वो सेक्युलर है, अब आप उसको पीछे छोड़ देंगे, अब आप दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले मुस्लिम देश बन जाएंगे। तो आप अपनी पर कैपिटा ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और ये सब को कैसे देख रही हैं आने वाले 5 सालों में? कोई विजन है? सर हम देख ही नहीं रहे, हमें और बड़े काम पड़े करने के लिए। हमें अभी ये देखना है कि वो कौन सी कंट्रीज है जो रह गई है जिसने हमको लोन नहीं दिया। क्योंकि अगर उन्होंने हमें लोन नहीं दिया है या हमें किसी किस्म का डोनेशन नहीं दिया है, तो वो जो हमारे बिलीव है ना कि कयामत आएगी और उसके बाद सब जो है मर जाएंगे और फिर दोबारा जिंदा हो जाएंगे और फिर सजा मिलेगी, तो उस कौम को बहुत सजा मिलेगी। वैसे अगर देखा जाए ना, और अगर मैं इस्लामिक लॉ के हिसाब से बात करूं, तो भारत को भी बहुत सजा मिलेगी, इसलिए कि ऊपर वाला पूछेगा तुम्हारा पड़ोसी भूखा था और तुम दबा के खा रहे थे और तुमने उसको कुछ नहीं दिया। तो मोदी जी को चाहिए कि पाकिस्तान को पहली फुर्सत में 4 से 5 बिलियन डॉलर दे दे, ताकि उनकी भी आखिरत संवर जाए। वो भी जो है ना, जब क़यामत जो हमारे बोला जाता है उसके बाद जब दोबारा से जो है वो बोलते हैं ना कि फिर जी जन्नत दोजख जो भी मिलेगी, तो उस वक्त उनके लिए थोड़ी बेहतरी हो जाए। इसलिए कि ये तो हमारे रिलीजन में तो ये बहुत बुरी बात है कि आप खा रहे हैं, भर भर के खा रहे हैं, और आपका पड़ोसी जो है वो भूखा है या उसके घर में किसी तरह की कमी है। तो ये चीज आप लोगों को देखनी है। बाकी हम 5 साल में कहाँ देख रहे हैं वो हमें नहीं देखना, 5 साल में उन कंट्रीज को देखना है जिन्होंने हमें ऑलरेडी लोन दे दिया है, कि वो क्या करेंगे। वो अभी से प्लान शुरू करें कि उन्होंने जो पैसा दे दिया है वो वापस कैसे लेंगे। इसलिए कि हमने तो काम ना करने की कसम खाई है। हमारे यहाँ तो एनर्जी सेक्टर में कोई काम कर ही नहीं रहा। अगर हम एनर्जी सेक्टर में काम करें तो हो सकता है पाकिस्तान की हालत सुधर जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी है उसने कुछ दिन पहले यही कहा कि सर आप उनको, शहबाज शरीफ साहब को, कि सर एनर्जी सेक्टर में कुछ काम कीजिए, हम काम करेंगे तभी मुल्क चलेगा। बिजनेस कम्युनिटी जो है बेसिकली वो मुल्क को चलाती है, और अगर हम बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ से कोई चीज ना बना पा रहे हैं, ना भेज पा रहे हैं, ना इम्पोर्ट कर रहे हैं, ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा। हम क्या कर रहे हैं, हमने जी टीएलपी के लोगों को पहले तो 1 वीक बिठा के रखा फैजाबाद चौक पे, ठीक है। वो कहते हैं कि हमने फलस्तीन जाना है, फलस्तीन को आजाद कराना है। अच्छा ठीक है, वो एक वीक वहां बैठे रहे, चिल मारते रहे। उसके बाद उनको हमारे 2 जो मिनिस्टर साहब हैं, एक राना सनाउल्लाह और दूसरे अता तारड़ साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां बैठ के उन्होंने कहा कि जी जो इजराइल के प्रेसिडेंट है ना, नेतन्याहू, वो एक टेररिस्ट है, पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया। बस जी, वो मैंने सुना उसके बाद से नेतन्याहू बेड के नीचे घुसे, वो बाहर नहीं निकले अभी तक। तो किसके बेड के नीचे घुसे ये बता दीजिएगा, अपने या अरे राना अपने सनाउल्लाह खुद के बेड के नीचे, के? वहां उस बेचारे पे एक और केस टुका दे। वो अपने खुद के बेड में घुस गए और उन्होंने कहा अरे पाकिस्तान ने जो है ना मुझे टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, अब तो मैं गया। तो उसके बाद उन्होंने टीएलपी के 2 लोग बिठाए और दोनों ने ये कहा कि हम जितनी भी जो काफिर प्रोडक्ट्स है ना, जो खासतौर पे जो इजराइल से बनती हैं और जो लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं, हम उसको बैन कर देंगे, ये भी।
ऐलान हो गया है, वहां से अनाउंसमेंट कर दी गई है मिनिस्टर्स की तरफ से। तो जो लोग जिसे कहते हैं ना कुएं के मेंढक बने हुए हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे कि यार बाहर निकलो, मेंढक का वो कुएं के बाहर भी बड़ी दुनिया पड़ी है, तो उनसे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे? उसके बाद लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि ये तो जी पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रही है। अच्छा, समझ में कुछ आता नहीं है, ढक्कन लोग जो है ना वो फौरन शुरू हो जाते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि भाई आप लोग बाहर निकलिए, बाकी भी तो इस्लामिक कंट्रीज है ना, उनका खून क्यों नहीं खोल रहा है इसराइल के ऊपर? वो क्यों प्रोडक्ट्स बैन नहीं कर रहे हैं? यहाँ तो जी कभी कहते केएफसी बंद कर दो, कभी क्या कर दो। और वहाँ सऊदी अरब, जिसको हम समझते हैं कि जिसको सब फॉलो करते हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज, उनके केएफसी चल रहा है, उन्होंने कोई प्रोडक्ट बैन नहीं पैलेस्टाइन वाले भी केएफसी खा के ही लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, वही तो। और उसके बाद सऊदी अरब ने भी और किसी इस्लामिक कंट्री ने कोई प्रोडक्ट बैन नहीं की। किसी ने नहीं कहा कि इजराइल के जो प्रेसिडेंट है वो टेररिस्ट है, मतलब हाफिज सईद है ना वो टेररिस्ट है। वो तो बेचारा जो है ना मदरसे चलाता है एजुकेशन के ऊपर। मैं आपको एक गेस्ट बताऊंगी, बुलाइएगा ना, आप परेशान हो जाएंगे जब वो हाफिज सईद के बारे में बात करेंगे। पीएमएलएन के हैं, और वो इतनी तारीफें करते हैं कि लगता है हाफिज सईद जो है ना पता नहीं कोई फरिश्ता है। तो वो उसे टेररिस्ट मत कहे, वो हाफिज सईद साहब है, ठीक है। साहब, लेकिन वो साहब है। अच्छा, जितने हो गए वो टेररिस्ट है, चले मैं मानती हूँ उसने गलत किया, उसे जिस तरीके से फलस्तीन में अटैक चल रहे, मैं उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, वो बहुत गलत कर रहा है। उनके अपने लोग भी पसंद नहीं कर रहे, इसराइल के अपने लोग भी अपने प्रेसिडेंट को पसंद नहीं कर रहे कि उसने इतने लोगों की जाने ली। तो लेकिन आप जो है, आप पाकिस्तान से बैठ के आप कहेंगे ये बैन कर दो, वो बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ऐसी में आपको क्या लगता है, मैं 5 साल के बाद भी इन लोगों को यही देख रही हूँ जहाँ पे ये इस वक्त खड़े हैं। ये इस वक्त भी किसी को जिंदा जला रहे होंगे, जैसे इन्होंने कुछ दिन पहले जलाया एक आदमी को स्वाद में, और किसी को भी कुछ बोल देंगे। सोशल मीडिया, मैं मानती हूँ सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी हमारे यहाँ समटाइम्स ऐसी बातें लोग कर लेते हैं रिलीजन को ला करके जिससे किसी की जान जा सकती है। हमारे यहाँ मशाल खान एक स्टूडेंट था पेशावर यूनिवर्सिटी में, उधर मर्दान यूनिवर्सिटी का, केपीके का, उस बेचारे को फेसबुक पोस्ट के ऊपर मार डाला था उसी की यूनिवर्सिटी के लोगों ने। और हमारे यहाँ से बैठकर लोग जो हैं वो क्या क्या ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाते हैं लोगों के ऊपर, ये नहीं सोचते कि भाई इसकी जान जा सकती है, इसको लोग मार डालेंगे, लेकिन उनको कोई परवाह ही नहीं है। वो अपने पागलपने में जो है वो अपनी ट्वीट्स जो है वो लगाई जा रहे होते हैं और टैग किए जा रहे होते हैं, कभी किसी को, कभी डीजीआईएसपीआर को, कभी एफआईए को, कभी किसी को। तो इस किस्म का माइंडसेट है पाकिस्तान का। मुझे लगता है कि ये पागलपन जो है और ये जो एक अजीब सी दिमाग की हालत है लोगों की, 5 साल के बाद ये मजीद बढ़ जाएगी। इसको हमने कम होता हुआ नहीं देखा। हाँ, हमारे पेरेंट्स बताया करते थे कि जब शुरू में मेरे ख्याल है 70s में या 80s में पाकिस्तान बड़ा मॉडर्न हुआ करता था, लोग जो हैं फॉरेनर्स जो यहाँ आते थे वो भी स्कर्ट्स वगैरह पहन के घुमा फिरा करते थे, ये वाली हालत नहीं थी। या समझ लें 60s की, सॉरी। और ये ज़ाउलक के आने से पहले, और उसके बाद जो है जब ज़ाउलक आया है उसके बाद ये हालत हुई है पाकिस्तान की कि एकदम से इनको पता लगा कि नहीं जी, इस्लाम में ये मना है, इस्लाम में वो मना है। तो इन्होंने उसके बाद जो पाकिस्तान बनाया ना, वो अब आते आते वो हाल हो गई है कि हालत हो गई है कि वो टीएलपी और लाल मस्जिद और टीटीपी और इसका सर तन से जुदा, उसको मार दो, औरतों को पत्थर मारो, ये वाली हालत पाकिस्तान की हो गई है। और मुझे लगता है ये आगे बढ़ती जाएगी। मुझे तो ये अगर 2-4 साल मैं भी यहीं रही ना, तो मुझे भी लग रहा है कि कोई मार वार देगा। इसलिए कि यहाँ पे लोग ऐसे ही बन गए, ऐसे ऐसे माइंडसेट ऐसे हो गए। पहले सर आपके जो खास एरिया में या खास मदरसे उदरसे की साइड पे जाते थे ना, तब हमें लगता था कि इस किस्म के लोग हैं। अब ऐसे लोग जो आपके घर में आते हैं, आपके ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आपसे फोन पे बात कर रहे हैं, आपसे सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनका माइंडसेट ये हो गया है। और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं मार दो भाई, ये तो वैसे ही गलत बोलती रहती है। तो मैं ये कह रही हूँ कि इसलिए 5 साल बाद में पाकिस्तान को और मजीद हालत खराब होते हुए देख रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं संभल पाए। नहीं, बात आपकी सही है, क्योंकि आप दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली मुस्लिम कंट्री बन जाएंगे मुश्किल से 3 साल में, आपको पता होगा ये बात। तो कैसे उनका भरण पोषण होगा, कैसे उनको खिलाएंगे, मैं नहीं जानता।
ये पाकिस्तान हमने को बल्कि सोचना। सुना था कि बीच में ना ये भी मना है हमारे यहाँ की जी पॉपुलेशन के ऊपर कोई लेक्चर ना दे जी, वो सारे मुल्ला खड़े हो जाते थे जी इस्लाम के खिलाफ है। तो किसी ने एक जोक बनाया था और कहते थे कि गांव था वहां पे दो पोस्टर लगाए गए। एक पोस्टर में दो बच्चे साफ सुथरा घर दिखाया था और दूसरे में 6 बच्चे दिखाए थे और गंदा सा घर दिखाया था। तो कहते गाँव की औरतें वहां से गुजरती थी तो कहती थी हाय बेचारों के 2 ही बच्चे हैं। तो वो उनको समझ ही नहीं लगती थी कि वो क्या उनको बताया जा रहा है। तो हमारे यहाँ तो अवेयरनेस दी ही नहीं जाती है कि भाई बच्चे कम पैदा करो, कहाँ से खिलाओगे। और यही वजह है कि बच्चे ज्यादा पैदा कर लेते हैं फिर उठा के कभी मदरसे वालों को दे देते हैं, कभी किसी को दे देते हैं कि खुद तो पाले जाते नहीं कि तुम लोग रखो पढ़ाओ या जो मदरसे में सिखाना है सिखाओ हमारे पास से ले जाओ। तो ये वाला सिस्टम जब तक बंद नहीं होगा पाकिस्तान में तब तक कुछ होने वाला है। आपको कुछ बात मैं बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, उज्बेकिस्तान का पॉपुलेशन, क्योंकि आप तुर्कों को अपना बॉस मानते हैं, मतलब तुर्कों से आप अपनी आइडेंटिटी लेते हैं, इस्लामाबाद एज अ कैपिटल और औरंगजेब ने रखा था, मथुरा का नाम जब उसने मंदिर तोड़ा था। तो उज्बेकिस्तान का पॉपुलेशन कितना है पता है आपको? 3.5 करोड़। कजाकिस्तान का पॉपुलेशन कितना है पता है आपको? कोई गेस करेंगी? कम ही हेलो, होगा, वो तो बहुत बड़ी कंट्री तो नहीं है। कोई गेस? मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, मुझे नहीं मैं बताता हूं आपको, 2.25 करोड़। पता। 1,96,00,000, 2 करोड़ मान लें आप। सही। तुर्की का पता है आपको? अब आप गूगल तुर्की, कर करके। हाँ। नहीं मैं गूगल करके डेटा रखा मैंने, वैसे तो मुझे पता था, हाँ। मैं एग्जैक्ट डेटा के लिए कर लिया। हम्म। 8.96, 8.5 करोड़। लेकिन आप ये तो 40 करोड़। अभी आप पाकिस्तान को गिन रहे हैं ना, लेकिन आपके यहाँ जिस तरीके से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है जो आप लोग बहुत प्राउडली बताते हैं कि जी 1947 से आप देख लीजिए पाकिस्तान की माइनॉरिटी कहाँ गई और भारत की कहाँ गई। तो वो जब आप करते हैं ना तो आप देखिए, उसका दूसरी साइड पे नहीं देखते आप लोग कि कुछ दिनों पाकिस्तान में का दोबारा वही मुसलमान मुगल और एरिया आपके यहाँ शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान और बांग्लादेश के मुसलमान में धेले भर का फर्क नहीं। हम्म। एक मानसिकता के लोग हैं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मुस्लिम, वो अपनी आइडेंटिटी से नफरत करता है और इस चक्कर में वो एक ऐसे, जैसे आपने कहा ना कि आखिरत होगी, ठीक है, एक थॉट प्रोसेस है ये। हाँ। हमारे यहाँ ये हमारे एक दूसरा थॉट प्रोसेस है कि जो क्रिएशन है वो कंटिन्यूअस होता रहता है। पृथ्वी जब तबाह हो जाएगी फिर दूसरी पृथ्वी बन जाएगी, फिर चौथी हाँ। पृथ्वी बन जाएगी। इट्स ए मल्टीवर्स वर्ल्ड, कहीं और एक और पृथ्वी होगी, कुछ भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, जैसे हमारे यहाँ है कि आप शरीर को मार दोगे, आत्मा को नहीं मार सकते। तो जो चीज मरी नहीं सकती उसको जिंदा क्या करना, ठीक है ना? तो ये थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। पॉइंट ये है कि एक पढ़ा लिखा आदमी इन थ्योरीज को बैठ के बोलता है यार ये थ्योरी में देखो ये अच्छा है, इन थ्योरीज में ये अच्छा है। लेकिन आप क्या क्या हो गया कि वो एक थ्योरी को इतना सच मान चुके हैं और उसके ऊपर जो वो एक्शन ले चुके हैं। और जब मैं कह रहा हूं आपके यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे भी है। आपका जो इस्लाम है वो पाकिस्तान में है ही नहीं भाई। देवबंद कहाँ है? देवबंद पाक इंडिया में है। बरेलवी कहाँ है? बरेली कहाँ है? बरेलवी आपका इंडिया में है। हम्म। आपकी सारी जो इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन है, फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन है, ये सब शुरू यही होता है। आपको वो पता है तबलीगी जमात, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तबलीगी जमात का हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में है। नू में शुरू हुआ था ये, मेवात रीजन में। तो वहीं से तो पाकिस्तान के लोग इधर आए हैं ना, या यहाँ पे जो थे पाकिस्तान पार्टीशन जो हुई है वो साथ में थे तो जाहिर है एक ही जैसा होगा ना। तो मैं वही एक ही कह रहा हूँ जैसा ना कि इस्लाम चलेगा। पाकिस्तान का जो उसका भी ऐसे ही हिंदुस्तान इंडिया, चलेगा और पाकिस्तान का भी उसकी तो रीजन ये कि पहले एक ही बिल्कुल थे। इंडियन जब सब डिवाइड हो कॉन्टिनेंट जाएगी तो वो सोच थोड़ी बदल जाएगी। को एग्जैक्टली एकदम सही ये मेरा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान का उम्मा जो है वो सिर्फ इसी इलाके में है। अरबी मुंह नहीं लगाता उनको। जैसे मैंने आपको बताया, अरबी यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कि हम 7 अमीरात मिलकर के यूएई बनाते हैं, 8वां भी आ जाओ 9वां भी आ जाओ, मगर कंडीशन यह है कि 8वां या 9वां सिर्फ अरबी आएगा। वरना पाकिस्तान और बांग्लादेश बोले जाकर के कि अगर उम्मा है तो हमें ले लीजिए आप, हम यूएई का, आपका पासपोर्ट अभी लोएस्ट है। यूएई का अगर आप मेंबर बन जाए, सोचिए कल को आप उठे, यूएई हैं आप, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आप एक एमिरेट का पार्ट होंगी। जरा बोलिए उनसे, जरा आप बोलिए कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया क्या आपको बात जोड़ है ले। सर, यूएई और सऊदी अरब जो है वो तो
अगर आप वहां पैदा भी हो जाए कोई पाकिस्तानी, तो वो उसको भी कोई सिटीजन नहीं पासपोर्ट देते। नहीं देते, आइडेंटिटी नहीं देते, कोई वहां पे जमीन नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते। यही वो खास बात है, वो सऊदी अरब की मुसलमान को बात कर रहे बनाते हैं। हैं, वो अरबी नहीं बनाते। हाँ बिल्कुल। They make you a Muslim, but they never make you an Arabi. That's why they don't give you citizenship. क्योंकि citizenship का मतलब आप अरबी बन जाओगे, अल हिंदी तुम वो बनेगा। ये तो अरब्स भी ऐसे ही सर, हम लोग है ना, वो भी आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। कौन? ये इजिप्ट इजिप्ट वाले हो गए या सऊदी अरब वाले अब हो वो गए, उनकी इनमें अपनी समस्या है, आपस में भी इनका कोई ऐसा नहीं है कि वो आपस में उनकी बड़े अपनी समझ। भाई मैं कह रहा हूँ, सीरिया ने और इजिप्ट ने 1950 के दशक में यूनाइटेड नेशन में एक एप्लीकेशन लिखा आरजू जी कि इजिप्ट और सीरिया को मिला करके यूनाइटेड अरब रिपब्लिक एक कंट्री बना दीजिए, और यूनाइटेड नेशन ने मान लिया, यूएआर का गठन हो गया। 3 साल साथ नहीं रह सके और सीरिया ने और इजिप्ट ने अपने आप को अलग कर लिया। देखिए मेरा एक अरबी दोस्त था सीरियन, तो जिसको आप रिलीजन समझती है ना, वो उसके लिए पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट है। वो सबको अरबी बना करके, अरबी रिलीजन को वो बना करके वो अपने आप को देखता है यार ये भी अरब है वो भी अरब है। अरब, वो पूछा था हाउ मेनी अरब कंट्रीज आर इन द फेस ऑफ अर्थ, अभिषेक अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें फ्री डिनर करवाऊंगा। तो ये जो मान, ये पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं, इतनी छोटी सी बात, अपनी हिस्ट्री से अपनी पहचान से इतनी नफरत आरजूजी मैंने कहीं नहीं देखी। अभी जैसे मैं मैंने एक बात बोले दीजिए, मैं कजाकिस्तान में था, एक कजाक लड़की दूसरे कजाक लड़के से यदि प्यार करती है तो वो ये नहीं देखती कि वो बुद्धिस्ट है, कि वो मुसलमान है, कि वो क्रिश्चियन है, वो कजाक है, दैट इज इट। हिंदुस्तान में अगर आप कर लीजिए, कोई लड़की अगर मुसलमान है वो गर्दन काट देगा आपका, कहेगा कि ये हमारे में से नहीं है। ये मानसिकता कहां से आई है? ये इट इज वेरी यूनिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट कि हम आप एक हैं। वो कह रहे नहीं है। मुझसे वो कह रहा था, ये जो मेरा सीरियन फ्रेंड था, बोला अभिषेक हमारे यहाँ आओ सीरिया में, क्रिश्चियंस मुस्लिम और वहां का जो यजीदी वो सब आपस में शादी करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये हमारी कॉन्टिनेंट में बता दिया है कि तुम अलग हो। हिंदू कौन होता है, हिंदू ये होता है, बिना ये जाने कि तुम शादी करते हो, मुसलमान भले हो लेकिन हल्ली कर रहे हो, वही ढोलकी पीट रहे हो, ये सब इंडियन है भाई। लेकिन कहेंगे हम इंडिया नहीं है। तो खैर, हाँ आप कहने कुछ से बोले। क्या होता है, कुछ नहीं सर, मैं यही कह रही थी, कहने से क्या फर्क पड़ता है। वो तभी आपके यहाँ फर्स्ट मंडे था ना सावन का, अभी शुरू हुआ था कल, तो मैंने वहां पे हैप्पी सावन लिख दिया ट्विटर पे। वहां पे कोई निकला पाकिस्तान से, उन्होंने मुझे कहा आर यू इंडियन, आई सेड नो। तो मतलब मैंने अगर हैप्पी सावन लिख दिया है तो उसमें मुझे ये क्वेश्चन करने की क्या बात थी कि क्या तुम इंडियन हो? व्हाई आर मतलब यू नॉट एन इंडियन भाई, यू आर एन ये इंडियन। तो फेस्टिवल है, ये तो फेस्टिवल है ना, कोई भी मना सकता है, पाकिस्तान में भी लोग भाई मना मुझे सकते ये हैं। नहीं, आरजू जी पाकिस्तानी बाहर जाके जर्मन पासपोर्ट लेके प्राउडली कहता है आई एम जर्मन, ब्रिटिश पासपोर्ट लेके कहता है आई एम ब्रिटिश, क्या सिटीजनशिप नहीं चेंज करता? और आप तो इंडियन हो, आप यही प्रयागराज नहीं, इलाहाबाद से आप आई मुझे हो। मुझे बिल्कुल ऐसा ही है। और ये नहीं है कि हमारी आप कोई कल, बहुत कोई पीछे, हमारी कोई 10 जनरेशन पहले कोई आया था, मेरे फादर आए थे, हमारी कोई बहुत पुरानी जनरेशन नहीं आई है यहाँ पे। और दूसरा मुझे तो उस पर भी बड़ा अजीब लगता है कि जब कोई फेस्टिवल होता है, कोई इंडियन फेस्टिवल होता है, और उस पर अगर मैं उस फेस्टिवल को मना लूं तो पाकिस्तानियों को तो छोड़ दे, आपके इंडियंस इतने ऑब्जेक्शन करते, ये क्यों मना रही है, इसने क्यों लिख दिया, इसने दिवाली क्यों मना ली, इसने दिवाली के दिए क्यों जला दिए। यही है मतलब मुझे हिंदू। बड़ा अजीब लगता है। मैं कहती हूँ भाई, मेरे घर में तो हमेशा मैं बताती हूँ दिवाली के दिए मेरे घर में तो बचपन से जल रहा है, अभी तो नहीं है कि अभी अचानक मैंने भारत शुरू के किया। सब पुरानी कॉन्टिनेंट के, पिक्चर्स भी लगाई, पुरानी स्कूल की पिक्चर्स भी लगाई मैंने, ताकि लोगों को अक्ल आए थोड़ी। लेकिन अच्छे खासे मेच्योर किस्म के लोग कहते हैं ये क्यों मना रही है होली, ये क्यों मना रही है दिवाली। भाई अरे क्या यार, मैं मेच्योर क्या होता गर्दन है तो कितना? नहीं काट रही ना, नहीं अरे सर, भाई मैं किसी को तकलीफ तो नहीं दे रही, मैं किसी नहीं को नहीं, तकलीफ तो एक नहीं मिनट दे रही, मैं आरजू जी, किसी की आरजू जी, गर्दन नहीं काट रही, मैं किसी के आगे का उसका रिस्क या खाना नहीं हटा रही। मैं एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रही हूँ, आपको उस पर भी मेरे ऊपर दिक्कत हो रही है। आरजू जी आप किसको कह रही हैं कि इतने पढ़े लिखे लोग? अल्लामा इकबाल पढ़ा लिखा नहीं थे? ये जो जिन्ना थे ये पढ़े लिखे नहीं थे? भाई आप कैसी बातें कर रही हैं? पढ़े लिखे इंसानों का काम है, अनपढ़ तो फिर भी नहीं मानता था। अनपढ़ जिन्होंने वोट दिया था, यूनियनिस्ट गवर्नमेंट को पंजाब में जिता दिया था भाई, बादशाह अच्छा, खान और थे। वो लोग
वो लोग सर जो इंडिया से मुझे, मेरे इंडिया शुरू में जब मैंने शो में आने शुरू किया था तब से मेरे दोस्त हुआ करते थे, और वो मुझे अपने फेस्टिवल्स की कहना चाहिए ग्रीटिंग्स भेजा करते थे। वोट कर मेरे ऊपर एतराज कर रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम तो वो हो जो मुझे 4 साल पहले से जो है मुझे हर ग्रीटिंग, जिसका मुझे पता भी नहीं होता था जिस फेस्टिवल का, उस फेस्टिवल की ग्रीटिंग्स मुझे भेज रहे होते थे। तो अब तो मैं अचानक से ये लगा कि ये क्यों कह रही है हैप्पी दिवाली, ये क्यों बोल रही है हैप्पी होली। मतलब अजीब किस्म के लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि अचानक से बिल्कुल 180 डिग्री पे घूम जाते हैं। और नहीं फिर भाई, अगर आप अपने शहर याद को मैंने लाहौर आपको कह कोई, रहे हो, सर मैंने तो आपको कोई तकलीफ दी हो ना, मैंने आपको आपको कुछ हर्ट किया हो मैंने, तो आप बोले भी कि जी मैंने गलत तरीके से दिए जला दिए या मैंने कुछ और गलत कुछ फेस्टिवल मना लिया, लेकिन नहीं आप तो मतलब खामखा ये एतराज करें सिर्फ इसलिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं फीमेल हूँ, मैं सॉफ्ट टारगेट हूँ, तो आप मुझे मतलब सुबह शाम आप मुझे टारगेट करेंगे। आप मेरी, अगर मेरी वीडियो कोई लगा देगा, मेरे साथ यानी किसी ने शो किया है और उसने क्लिप लगा दिया, तो वहां जाके लिखेंगे पाकिस्तानियों के चैनल पे मत जाओ, और खुद आप पाकिस्तानियों को बुलाएंगे अपने चैनल पे। मतलब ये डबल गेम सिर्फ पाकिस्तानी नहीं खेल रहे, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग भी इंडिया से कर रहे हैं जिनकी बहुत रिस्पेक्ट हुआ करती थी मेरी नजर में, और मैं नहीं समझती थी कि उनको ये करना चाहिए। देखिए आप बात वो करें जो आप खुद नहीं करते। आप खुद तो पाकिस्तानी को बुलाएंगे, अपने चैनल पे बुलाएंगे, आप किसी टीवी चैनल पे जॉब करेंगे तो वहां भी बुलाएंगे, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी इंडियन इंडियन किसी को बुलाएगा गेस्ट, तो आप वहां जाके ट्विटर पे बड़ा बड़ा लिखेंगे कि पाकिस्तानी चैनल पे मत जाया करो। मुझे समझ नहीं आती कि मतलब क्या होता है, लोगों को अजीब किस्म का बिहेवियर होता है, पता नहीं, आई डोंट नो, कोई ये घर में हो ठीक सकता है, है परेशानी हो, घर में हो रहा। ये सब चीजें दिल पे नहीं लेनी चाहिए। इंसान ये हर तरीके के, इंसान हर तरीके का मिलता है, जिसकी जितनी ईश्वर ने जो क्षमता देती है सब करते हैं, और सब अपना काम जैसे जो समझ में आ रहा है करें। जब तक कोई किसी का नुकसान नहीं कर रहा मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे आरजू जी, कि एक छोटी सी बात पाकिस्तान के लोगों को समझ में नहीं आ रही कि रिलीजन और कल्चर अलग अलग चीजें हैं। जैसे मस्जिद का आर्किटेक्चर जो है वो अरबी स्टाइल का अलग है, तुर्की स्टाइल का अलग है, आपका अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं। आप जो एक इतने बड़े तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, इंडिया का जो आर्किटेक्चर था वो वर्ल्ड का फाइनेस्ट हुआ करता था, आपने उस सब को छोड़ दिया। तो पाकिस्तान नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट कल्चर एंड रिलीजन आर डिफरेंट थिंग। वो अपने कल्चर को रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहते, जबकि वो दिन रात रहते हैं, हिंदी बोलते हैं लेकिन उसको उर्दू कहना चाहते हैं। ये है जिद। खैर एनीवेज, और हम और आप हमेशा से इस प्रयास में लगे रहेंगे कि उनकी समझ को ठीक किया जाए, और आपकी हाँ, बेबाक। लेकिन सर समझ सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं, कुछ इंडियंस की समझ को भी हमें बिल्कुल, ठीक मैं करना है। बिल्कुल मानता हूं। और मैं जिनकी बात कर रही हूँ ना, मैं खुद उनके शोज में जा चुकी हूँ, उन्होंने खुद मुझे दसियों बार अपने शोज में बुलाया, और उसके बाद मेरे ही शो के ऊपर लिख रहे जाकर कि जी नहीं इंडियन, ठीक है, अरे देखिए यार मैं, तुम खुद तो बुलाते रहे मुझे कि अपने चैनल पे आ देखिए जाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, इंडियन और पाकिस्तानी कोई बहुत ज्यादा एक ही लोग हैं भाई। तो हम, जो आपके यहाँ पे परेशानी है वो सब हमारे यहाँ पे है, ऐसा मत समझिए। जो आपके यहाँ है वो सब हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ एक एडिशनल चीज है, वो उसका नाम है रिलीजियस कंफ्यूजन। बाकी जो आपके यहाँ होता है वो हु बहू डिट्टो सेम चीज में हमारे यहाँ होता है। वी आर सेम पीपल, दैट्स द एसेंशियल थिंग। ठीक है ना? तो हम, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत जबरदस्त है। कुछ इंडियंस ने, और इंडियंस चूंकि शुरू से हजारों साल से अपनी अचीवमेंट करते रहे, वो करते रहेंगे। तो हम प्राउड करते हैं, अपनी धरती से जोड़ते हैं। पाकिस्तानी का क्या होता है कि जब वो बाहर जाता है ना, तो जब वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, दो तरह के पाकिस्तानी बन जाते हैं। एक तो वो जो कहता है यार ये तो खराब है, ये तो फहाशी है, वेस्ट गंदा है, तो वो फिर चला जाता है अपने दूसरे तरफ। एक को है वो, उसको समझ में आता है अरे यार ये क्या पढ़ाया है हमें यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, हमारा तो मूर्ख काट दिया। वो कहता है, उसको समझ में आता है यार बेसिकली हम इंडियन है, तो वो वहां जाके ताल ठोक देता है कि हाँ भैया हम तो इंडियन है। तो अब आपके यहाँ पे होता है कि अरे वो गद्दार निकल गया। गद्दार नहीं निकला भैया, उसको समझ में आ गया। और अभी आपके यहाँ पे ये समझ धीरे धीरे आएगी, और इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए नहीं कि अभिषेक मिश्रा कह रहे हैं, इसलिए कि यही सत्य है। हम आप पॉलिटिकली डिवाइडेड हैं, हम आप कल्चरली डिवाइडेड नहीं हैं, हम आप हिस्टोरिकली डिवाइडेड नहीं हैं। आरजू काजमी जी की धरती हमेशा प्रयागराज है, प्रयागराज रहेगी। आप जब तक वो प्रयागराज का घर की धरती पे आपका घर रहेगा, आप भारतीय कैसे नहीं होंगे? हाँ,
आप कांग्रेस को वोट दे दें, मैं बीजेपी को दे दूं, आप एमक्यूएम को दे दें, आप जाके पीएमएलएन को दे दें, पीटीआई को दे दें, ये पॉलिटिकल डिस्टिंक्शन है, बट हमारी कल्चरल डिस्टिंक्शन है। मैं अफगानियों में जाता हूं तो मैं तो नहीं बात कर सकता किसी से, मैं ईरान से नहीं बात कर सकता, आरजू जी से मैं बॉर्डर के उस पार यूं बात कर रहा हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं आपके घर खाना खाने आऊंगा तो जो वेज खाना आप खिलाएंगी उसमें मुझे धेले भर का टेस्ट का डिफरेंस नहीं पता चलेगा जो मैं अपने घर में खाता हूं। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर क्या अंतर है? क्यों नहीं समझ रहे ये छोटी सी बात? खैर एनीवेज, हम आप प्रयास जारी रखेंगे और बाकी जो है वो लोगों की श्रद्धा पे है। हम किसी से नफरत नहीं करते, हम किसी से चिढ़न नहीं रखते, किसी से कोई जलन नहीं रखते। हमारा तो यही मानना है, रिस्पेक्ट करते हैं, हम हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, हर इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे उसने हमारे खिलाफ ही काम क्यों ना किया हो, हम उसको भी सबको प्यार। बिल्कुल ऐसा ही है। हम मोदी जी बनने वाले, सबका साथ सबका विकास, हम भी शुरू करने वाले। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मतलब होता है विकास का क्या मतलब होता है? विकास मतलब डेवलपमेंट। कि अगर मैं बढ़ रहा हूं, मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूं तो आप भी 10 लाख कमाइए। ये नहीं कि मैं 10 लाख कमा लूं और आप जो है 50,000 रुपए कमाइए। ये तो सबका ग्रोथ हो, इक्वल ग्रोथ हो, तो वही है। अब खैर मेरा ग्रोथ हो नहीं रहा है, आज मैंने आपको बताया, वो फिर कभी उस पर डिस्कस करेंगे कि आज जीने की इच्छा बहुत कम हो गई है मेरी, लेकिन आई होप कि मैं कल तक उबर जाऊं इस सदमे से। सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। तो अर्जुन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्रीशियस टाइम, आई मस्ट से, बिकॉज आप बहुत बिजी रहती हैं। आपने मेरे जैसे छोटे चैनल के लिए समय निकाला, बहुत क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं। और मैं आपको कष्ट देता रहूंगा, तो फिर भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच अर्जुन जी, हैव अ वंडरफुल नाइट। थैंक यू।